गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खुर्शीदा बानो, सीनियर लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन सब्जेक्ट में मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो इससे पहले वाला पार्ट हमने किया था उसके अंतर्गत विभिन्न देशों में फर्नीचर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जर्मनी में फर्नीचर का विकास किस प्रकार हुआ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। 20वीं शताब्दी से पूर्व फर्नीचर डिज़ाइन में जर्मनी का कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं था। शायद जर्मनी अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए 20वीं सदी का इंतज़ार कर रहा था। जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने फर्नीचर के प्रचार प्रसार हेतु स्कूल एवं एसोसिएशन तथा विभिन्न आर्ट मूवमेंट का सहारा लिया, जिसमें पहला मूवमेंट था द डचर वर्कबेंड 1907। 1907 में जर्मनी में इस संस्था को स्थापित किया गया, जिसमें उत्पादक व उत्पादन करने वाले, आर्किटेक्ट, क्राफ्ट्समैन, मैन्युफैक्चरर आदि द्वारा काम किया जाता था। इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि फर्नीचर को और ज़्यादा विकसित तरीके से बनाया जा सके। उन्होंने आर्ट नोव्यू के आइडिया व विचारों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति का साधन बनाया। इस प्रकार जो फर्नीचर डिज़ाइन किए गए वो बहुत बड़े लेवल पर फर्नीचर डिज़ाइन की शुरुआत थी। 1999 में बाहोस नाम की एक संस्था जो है वो बनाई गई। डचर वर्कबेंड के आइडिया से प्रभावित होकर आर्किटेक्ट वॉल्टर ग्रुपीज ने जर्मनी में एक स्कूल की स्थापना की, जिसे बहास नाम दिया गया, जिसमें लुइस 14 के विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की जो डिज़ाइन थी उसको जर्मनी की डिज़ाइन के अनुरूप बनाया गया। यह फर्नीचर बहुत टिकाऊ होते थे। कुछ ही समय में यह स्कूल सेंटर ऑफ मॉडर्न मूवमेंट या मॉडर्न मूवमेंट का केंद्र बन गया। यहाँ डिज़ाइन किए गए व बनाए गए फर्नीचर हल्के व सिंपल परंतु तकनीकी रूप से उच्च गुणवत्ता के होते थे। इन्हें बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सहारा लिया जाता था। इस स्कूल से वॉल्टर ग्रुपीज, चार्ल्स एम्स, माइस वेंडर रो, मार्शल ब्रूअर जैसी नामी हस्तियों के नाम जुड़े हुए थे। डेवलपमेंट ऑफ बाहौस निश्चित रूप से व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या रोजगार को बढ़ाने के लिए फर्नीचर निर्माण के लिए गैर पारंपरिक मतलब नॉन कन्वेंशनल मटेरियल का यूज़ किया गया, जिसमें मशीन का यूज़ करके ज़्यादा मात्रा में फर्नीचर का निर्माण किया जा सके, जैसे स्टील ट्यूब, प्लाईवुड, हार्डवुड, लैमिनेटेड बोर्ड और अपहोल्स्ट्री के लिए फोम आदि जो मटेरियल थे उनसे फर्नीचर को डिज़ाइन करने की कोशिश की गई थी। इसी समय में मार्शल ब्रूअर ने सबसे पहले ट्यूबुलर स्टील चेयर डिज़ाइन की व इसका निर्माण किया। यह डिज़ाइन उन्होंने अपनी बाइसाइकिल के हैंडल के घुमाव से प्रभावित होकर बनाई थी और इस तरह से उन्होंने अपनी फर्नीचर की श्रृंखला को बढ़ाते हुए टेबल, चेयर व स्टूल आदि का निर्माण फैब्रिक, ग्लास और वुड के कॉम्बिनेशन से किया।
कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रूअर एंड माइस। ब्रूअर और माइस के द्वारा वास्तविक रूप में मेटल के फर्नीचर बनाए गए एवं इनको डिज़ाइन करने का उद्देश्य व्यवसाय को बढ़ाना था। यह डिज़ाइन कॉन्टिलेवर प्रिंसिपल मतलब ब्रैकेट का जो सिद्धांत होता है, जो कि अंत एक ही पोजीशन या एक ही पिलर होता है और उस पर लोड आके और वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इस पर आधारित था। माइस ने 1926 में एक मजबूत, हल्की और एलिगेंट चेयर का निर्माण किया और उससे प्रभावित होकर ब्रूअर ने उससे अच्छे बैलेंस वाली, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल एस शेप में चेयर का निर्माण किया, जिसे आम जनता के लिए थोनट फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया या उसका उत्पादन किया, जो कि आज भी पूरे वर्ल्ड में उपलब्ध है। 1929 में माइस ने रबर और फोम को मिलाकर एक अपहोल्स्टर्ड चेयर, बार्सिलोना चेयर का निर्माण किया, जो कि स्टील ट्यूब से बनी हुई थी। और यह चेयर उन्होंने जर्मन पवेलियन के लिए डिज़ाइन की, जो कि बहुत ही क्लासिक साबित हुई। और इस फर्नीचर में स्टील का प्रयोग बहुतायत में किया गया। यह फर्नीचर फैक्ट्री में मशीन एवं वर्कर के द्वारा बहुतायत में बनाए जाते थे। क्लोजर ऑफ बाहुस। 1933 में हिटलर ने बाहुस को बंद करवा दिया और जो महान डिज़ाइनर थे वे वहाँ से दूसरे देशों में चले गए, जैसे यूएस, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड आदि। वहाँ के देशों ने बाहुस के फर्नीचर और सिद्धांत को अपनाया और इन सभी देशों में यह फर्नीचर बहुत प्रचलित हुआ है। इससे पूरे विश्व में जर्मनी का नाम फैल गया। बाहुस के डिज़ाइन किए हुए फर्नीचर उच्चतम लक्ष्य के लिए बनाए गए थे और उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन को भी बहुत महत्व दिया। इस प्रकार जर्मनी का ये जो सिद्धांत था पूरे विश्व में फैल गया और दूसरे देशों के चलन से भी जर्मनी के डिज़ाइनर प्रभावित हुए और क्रियात्मक एवं मजबूत डिज़ाइन व उनका उत्पादन, उनका भंडारण तथा विक्रय आदि जर्मन डिज़ाइनर की विशेषता थी और इस पूरे प्रोसेस को जर्मन लुक के नाम से जाना जाने लगा।